ये सब बहाना है जी। जो लोग वर्दी फाड़ के घायल कर दिया वहाँ तो ये लोग कुछ करता ही नहीं। रैयत अपना हक मांग रहा है, तहाँ ये लोग बताते छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य है। और इस बार जब हाउस स्टार्ट होगा फरवरी में, हम प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट पे भी मांग उठाएंगे, मुद्दे को उठाएंगे। दादा जैसे डीवीसी हो गया और आपका जो सीसीएल हो गया, इसमें बहुत सारा आउटसोर्सिंग कंपनी है, ठीक है, करीबन 50 कंपनी ऐसा है जो हम लोग को रोजगार दे सकती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रोजगार नहीं दिया जा रहा। ऊपर से जो यहाँ के और भी जो नेता हैं उन लोग इंटरनली जो है पेपर दे के और उन लोगों को घुसाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दादा? बताते छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य है। पत्रकारिता यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। पत्रकारिता यानी वे लोग जिन्होंने भारत की आजादी में एक भूमिका निभाई थी। पत्रकारिता यानी वे लोग जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की गाथा को लोगों तक पहुंचाया था। पत्रकारिता यानी वे लोग, वह संस्था जब एक आम व्यक्ति सिस्टम से हार जाता है, जब एक आम व्यक्ति विधायिका कार्यपालिका के भ्रष्टाचारियों से हार जाता है, न्यायपालिका तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती है, तब पत्रकारिता अपना रोल निभाती है उसे न्याय दिलाने के लिए। तो पत्रकारिता वो सिस्टम है, और उनके साथ इस प्रकार से क्रूर और अमानवीय व्यवहार सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। भारत की लोकतांत्रिक ढांचे के जो सेवक हैं और उनकी जो कार्य प्रणाली है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बार जब हाउस स्टार्ट होगा फरवरी में, हम प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट पे भी मांग उठाएंगे, मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल, आज बहुत सारे ईमानदार पत्रकार हैं जिनमें क्षमता है कि पत्रकारिता के स्तर को टॉप पर लेके जाए। हालांकि अभी 161 रैंक है भारत का, लेकिन है काबिल पत्रकार जिनमें क्षमता है कि पत्रकारिता के रैंक को वो टॉप पे लेकर जाए। लेकिन यही कारण है, वो भी परिवार से बंधे हैं। उसकी भी एक बूढ़ी माँ है, उसकी भी एक अर्धांगिनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसे भी इस प्रकार के दुर्दांत घटनाएं मन को विचलित कर देती हैं और भयभीत कर देती है। सच्चाई है। तो अगर उनको प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर सुरक्षा मिलता है, तो जाहिर सी बात है तलवार से ज्यादा धार उस कलम में होगी जो पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए निसंदेह ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बिल्कुल वैसे अपराधी बख्शे नहीं जाए, और देश में, राज्य में पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए कानून बने। झारखंड में पत्रकारिता का क्या स्कोप है? उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? झारखंड के जो पत्रकार लोग, झारखंड में मिलना ही चाहिए। नहीं प्रोटेक्शन मिलने के कारण पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, तब वो किसी मंत्री जी के साथ हो जा रहे हैं, ये सबको मालूम है। पेड आज मतलब प्रीपेड सर्विस, प्रीपेड, बिल्कुल आज एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप चैनल को देखने के बाद, जैसे उनका वीडियो वगैरह, उनका एनालिसिस जब आप देखने लगेंगे ना, तो आपको लग जाएगा कि नहीं, इनका ये तो प्रीपेड है इस पार्टी से। आपको देखने के बाद ही उतना अब आदमी का कॉमन सेंस। कुछ परसेंट है जो आज भी निष्पक्ष है, आज भी स्वतंत्र है, आज भी वो भय से मुक्त है, भयभीत नहीं है। लेकिन आप आज के दौर में जो इन तरह की घटनाओं के कारण कहिए या फिर निजी स्वार्थ कहिए, आपको प्रीपेड ये भी देखेंगे। लेकिन कुछ चैनल आपके भी खिलाफ में हमेशा न्यूज चलाते हैं, उनको क्या संदेश? मौका चाहिए, बिल्कुल उनको चलाइए, बढ़िया चलाइए, छी करता है। और कल ही डीएसपी पे हमला कर दिया, अभी छी वाला लोग दिख नहीं रहा है। हाँ, वो देखिए, हम भी इसको सुना रहा, वो छी कर रहा था। वो बैरवा वाला घटना में वो अपने आप को काबिल पत्रकार करने वाला आदमी रांची में बैठ के छी कर रहा था। कल वहाँ एक डीएसपी घायल हो जाता, लेकिन उसको छी नहीं निकलता। क्या निकलेगा? क्योंकि जिसने घायल किया वो सरकार के पक्ष के पार्टी का है। आपके दादी माँ बूढ़ी हो गई, एक माँ या पापा उसको पढ़ाते लिखाते हैं कि बेटा बुढ़ापा में काम आएगा, पढ़ा लिखा के खिलाएगा पिलाएगा, बुढ़ापा में सुख सुविधा देगा उनको सब्जी बेचने के लिए। इस तरह की हम लोग किसान घर के लोग हैं। हम अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। हमारे नानी के भाई यानी हमारे मामा बूढ़ा कहिए, नाना के साले साहब, वो सिंदरी में जब कारखाना वो चलता था पुराना, जब बंद होने से पहले, तो वहाँ सबसे बड़ा ऑफिसर थे। लेकिन जब वो रिटायरमेंट ले लिए, का घर धार जोरी है, तो फिर अपना खेती बाड़ी भी किए। तो हम लोग जिस नस्ल से हैं, जिस समुदाय से आते हैं, वो कृषि संबंधित है। हमारे भी कई नाना बीसीसीएल में नौकरी किए हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट लिए हैं तो फिर अपना खेतों में पाए गए हैं। तो
वो संबंध हमारा जो सर्विसमैन रहे हैं वो भी खेतों तक गए हैं, तो हमारी दादी तो खेतीहर है, तो उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। और संस्कृति है। वो हमारा परंपरा है, धरोहर है, और उनकी इच्छा भी है, रजामंदी भी है। कुछ ये लोग सवाल पूछ रहे हैं डीवीसी से रिलेटेड, बोलिए क्या सवाल है? दादा, जैसे डीवीसी हो गया और आपका जो सीसीएल हो गया, इसमें बहुत सारा आउटसोर्सिंग कंपनी है, ठीक है। करीबन 50 कंपनी ऐसा है जो हम लोग को रोजगार दे सकती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रोजगार नहीं दिया जा रहा। ऊपर से जो यहाँ के और भी जो नेता हैं उन लोग इंटरनली जो है पेपर दे दे के और उन लोगों को घुसाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे दादा? देखिए, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। इस मामले को हम लोग संज्ञान में लेते हैं और प्रबंधक तक अपना ये संदेश देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये आपका सवाल, लास्ट सवाल। कुछ केस हो गया ये लोग के नाम पे डीवीसी में ना, खास माल में केस हो गया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? वार्ता होने के बाद हम लोग मैंने वही कहा कि इनका 132, 191, 324, 191 वर्दी फाड़ने टाइप। नहीं, सब बहाना है जी। जो लोग वर्दी फाड़ के घायल कर दिया वहां तो ये लोग कुछ करता ही नहीं। रैयत अपना हक मांग रहा है तहाँ ये लोग, इसीलिए इस सिस्टम से हमें कभी कभी बहुत चिढ़ होता है। ये सिस्टम आवाज को दबाने का प्रयास करती है। ये सिस्टम कभी कभी वही काम करती है जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। रैयत विस्थापित अपना हक लेंगे, क्योंकि आज रैयत अगर चुप हो जाते हैं, आज अगर रैयत खामोश हो जाते हैं, तो इनके आने वाली पीढ़ी तो हक अधिकार समझेगी भी नहीं। अगर आज ये बोलते रहे, आज अगर ये चीखते रहे, आज अगर ये लड़ते रहे, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी इस चीख को याद रखेगी।